एवरीवन, लर्निंग बॉटनी विद एसजे में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। लास्ट फ्यू लेक्चर्स में जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने प्लांट्स में स्टार्च एंड सुक्रोज बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म के टॉपिक को डिस्कस किया है और आज उस वीडियो लेक्चर सीरीज का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज द रेगुलेशन ऑफ स्टार्च एंड सुक्रोज सिंथेसिस। सो हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दीज प्रोसेसेस और किन तरीकों से या किन मॉलिक्यूल्स के वजह से इन प्रोसेसेस को एक्टिवेट या इनहिबिट किया जाता है। बिना ज्यादा समय गवाए चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन विथ रेगुलेशन ऑफ सुक्रोज सिंथेसिस। ठीक है, शुरुआत हो रही है ट्रायोस फॉस्फेट से। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिससे ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है, जिससे कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है और ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट सुक्रोज बनाएगा। ओके, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एक दूसरा मॉलिक्यूल बना सकता है जिसको हम फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बोलते हैं। सो इफ यू लुक एट दिस क्लियरली, ये हमने यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन चेन दिखाया है। इस साइड के जितने भी रिएक्शंस है जहां ट्रायोस फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, सुक्रोज, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट वगैरह बन रहा है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है। और यहां जहां फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का ब्रेकडाउन हो रहा है और फाइनली फिर ट्रायोस फॉस्फेट बन रहा है, वो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है। आई होप कि आपको ये डिफरेंशिएशन क्लियर होगा कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ट्रायोस फॉस्फेट में, स्पेसिफिकली पायरुवेट, और ग्लूकोनियोजेनेसिस में ट्रायोस फॉस्फेट से जो दूसरे सोर्सेज होते हैं, सुक्रोज वगैरह जो फॉर्म होता है वो फॉर्म हो रहा है। ऑलराइट, ओके, सो नाउ यहां पे दिस एंजाइम, बिकॉज फ्रुक्टोज इस साइड आप देखें ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ अगर देखें तो बिकॉज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट अंडरगोज डीफॉस्फोराइलेशन, तो यहां पे एंजाइम कौन सा एक्टिव है? दैट इज फ्रुक्टोज 1 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम। फाइन, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है और यहां पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। उसी तरीके से अगर इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन हो जाए सेकेंड पोजीशन पे बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, दिस इज PFK2 इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। यहां पर एक ATP के मदद से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बन जाएगा। सो दिस ATP विल डोनेट वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ये तो बात रही ग्लूकोनियोजेनेसिस की। अब अगर ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट से जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है तो वहां पर कौन सा एंजाइम एक्टिव रहेगा? दैट विल बी फ्रुक्टोज 2 बिसफॉस्फेटेज, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अंडरगोइंग डीफॉस्फोराइलेशन। फाइन, तो वहां पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वाटर के प्रेजेंस में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है। ऑलराइट, वहीं जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट वापस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो इसका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो द एंजाइम एक्टिव इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंड यहां पे पायरोफॉस्फेट से एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है विच इज एडेड अप टू दिस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के फर्स्ट पोजिशन पे। ओके, सो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों ही केसेस में फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन दोनों हो रहा है। फर्स्टली फ्रुक्टोज, अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करें तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज विल बी डीफॉस्फोराइलेटेड टू फॉर्म फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्शन ऑफ फ्रुक्टोज 1 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम, and then this fructose 6 phosphate will form fructose 2,6 bisphosphate by the action of phosphofructokinase 2। तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से काइनेज एक्टिविटी हो रही है, यहाँ डीफॉस्फोराइलेशन होने की वजह से फॉस्फेटेज एक्टिविटी हो रही है। लाइकवाइज जब फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है तो वहां पे डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो द एंजाइम इज फ्रुक्टोज 2 बिसफॉस्फेटेज और फिर ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे
कि इसका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, सो द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। सो अब बात करते हैं डार्क कंडीशन की। ठीक है, डार्क कंडीशन में बिकॉज देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है इसका मतलब कि एटीपी का सिंथेसिस भी नहीं हो रहा है, तो उस केस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन विल ऑब्वियसली इंक्रीज बिकॉज इट इज नॉट एडिंग अप विथ एडीपी टू फॉर्म एटीपी। सो जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है। अब इस केस में ये ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये करेगा क्या? दिस विल प्रमोट द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 एंजाइम बिकॉज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज्ड है, तो इससे फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनना है। राइट, सो ये जो एंजाइम है ये क्या कर रहा है? ये आके इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। फाइन, सो दिस inorganic phosphate concentration will activate the phosphofructokinase 2 enzyme। वहीं ये इस प्रोसेस को रोकेगा जहां पे फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट से वापस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन हो रहा है, उस प्रोसेस को ये रोकेगा। सो ये क्या करेगा अब इस केस में? दिस विल इनहिबिट fructose 2 bisphosphatase enzyme। ऑलराइट, सो ये जो दो कंडीशंस हैं इनके वजह से फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है और फ्रुक्टोज 2 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम इनहिबिट हो रहा है। अब यहां दूसरा चीज क्या हो रहा है? ये जो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल है ना, ये एक रेगुलेटरी मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। किसको रेगुलेट करेगा? ये फ्रुक्टोज 1 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। ओके, सो आई जस्ट शो इट हियर। ये क्या कर रहा है? ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, वहीं ये इस एंजाइम को एक्टिवेट भी कर देगा। एंड रिमेंबर दिस इज ड्यूरिंग डार्क, ये भी डार्क कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो यहां हुआ क्या? जो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो फ्रुक्टोज 1 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, जिसके वजह से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन नहीं होगा, फॉर्मेशन नहीं होगा, और ये फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम को एक्टिवेट भी करेगा, जिसके वजह से जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं वो वापस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक तरीके से इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर बढ़ रहा है तो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसके कॉन्सेंट्रेशन को घटा भी दे रहे हैं। तो जब इसका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो इससे सुक्रोज का फॉर्मेशन नहीं होगा ड्यूरिंग डार्क। ओके, सो आई जस्ट रिवाइज इट। In dark condition, when there is no photosynthesis, no ATP synthesis is taking place, तो inorganic phosphate concentration increase हो रहा है और इसके वजह से फ्रुक्टोज 6 phosphate concentration भी increase हो रहा है। अब ये दोनों ही molecules कर क्या रहे हैं? ये पहले तो ये जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 एंजाइम है इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे कि ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल बना उसका उसका फॉस्फोराइलेशन होगा और वो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एज वेल एज ये इस रिवर्सिबल रिएक्शन को रोक रहे हैं जहां पर फ्रुक्टोज 2 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम है उसको ये इनहिबिट कर दे रहे हैं, सो दैट फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट ना हो सके। ओके, फिर
जब ये फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल बन गया तब ये इस फ्रुक्टोज 1 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, सो इधर क्या हो रहा है कि जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल था, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू रिएक्शंस इसका कॉन्सेंट्रेशन फिर घटने लगेगा, जिससे कि फिर आगे चल के सुक्रोज का सिंथेसिस नहीं होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइट कंडीशन, तो लाइट कंडीशन में ऑब्वियसली एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस एक्टिव है, तो उस केस में फिर कैल्विन साइकिल के थ्रू 3-फॉस्फोग्लिसरेट और DHAP का फॉर्मेशन होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये इस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं। ओके, सो आई विल जस्ट शो इट लाइक दिस। ये इसको इनहिबिट कर देता है। फाइन, तो जब ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 एंजाइम ही इनहिबिट हो गया तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में होगा ही नहीं। फाइन, और जब ये फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट नहीं बना तो ये फिर आगे चल के इन एंजाइम्स का रेगुलेटर बनेगा ही नहीं, तो तब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जैसा था वैसा ही रह जाएगा और फिर इससे लाइट कंडीशन में सुक्रोज का सिंथेसिस होगा। ओके, सो सिंपली हो क्या रहा है, लाइट कंडीशन में कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, सिंपली बिकॉज फोटोसिंथेसिस एक्टिव है और 3-फॉस्फोग्लिसरेट और DHAP का फॉर्मेशन हो रहा है। ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स इस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 एंजाइम को इनएक्टिवेट कर दे रहे, इनहिबिट कर दे रहे हैं, जिसके वजह से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट नहीं बन रहा। एंड जब ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल नहीं बन रहा तो ये इन दोनों एंजाइम्स को भी किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा। तो जब ये फ्रुक्टोज 1 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम एक्टिव है तो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, और जब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो लाइट कंडीशन में सुक्रोज का सिंथेसिस होगा। So this is what happens during sucrose synthesis. So dark condition में sucrose के synthesis को prevent किया जाता है by the activity of fructose 6 phosphate molecule और by the the inhibition of fructose 6 phosphate molecule, और light condition में fructose 6 phosphate molecule को active रहने दिया जाता है, और जब ये present रहेगा, abundance में रहेगा, तो ये sucrose को synthesize करने में help करेगा। सो बात की जाए अब स्टार्च सिंथेसिस के रेगुलेशन की, तो यहाँ पे जो स्टेप है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ATP के साथ जुड़ के ADP ग्लूकोज बनाता है और इससे फिर फर्दर स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। डार्क कंडीशन में क्या होगा, बिकॉज देयर इज नो फोटोसिंथेसिस और द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लेस, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज्ड फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन जो है ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, जो ADP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम है इसको इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो जब ये इनहिबिट कर देगा तो फिर ये रिएक्शन होगा ही नहीं, स्टार्च का कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। वहीं अगर लाइट की कंडीशन में, लाइट कंडीशंस में जहां फोटोसिंथेसिस एक्टिव है और कैल्विन साइकिल के थ्रू फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो रहा है, उस केस में ये जो फॉस्फोग्लिसरेट है ये क्या करेगा, ये इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। तो जब ये इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा तो ADP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज इस पूरे रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और तब स्टार्च का सिंथेसिस होगा। तो डार्क रिएक्शन में या डार्क कंडीशन में स्टार्च का सिंथेसिस नहीं हो रहा है और लाइट कंडीशन में इधर सिंथेसिस हो रहा है। या अगर एक और हम तरीके से समझने की इसको कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जहां पर 3-फॉस्फोग्लिसरेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई है। हाई का मतलब ऑब्वियसली 3-फॉस्फोग्लिसरेट कॉन्सेंट्रेशन इज मोर। इस केस में फोटोसिंथेसिस जो है वो एक्टिव है और इससे स्टार्च का सिंथेसिस हो रहा है।
फाइन। वहीं अगर ये रेशियो जो है वो लो है, लो होने का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन विल बी हाई, और इससे फिर देयर विल बी नो स्टार्च सिंथेसिस। सो इफ यू रिमेंबर, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि अगर अगर सुक्रोज सिंथेसिस के केस में, सुक्रोज नो, सो इफ यू रिमेंबर हमने ये डिस्कस किया था कि जहां पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है उस केस में एंटीपोड के थ्रू ट्रायोस फॉस्फेट का मूवमेंट होता है साइटोसोल में, और उस केस में सुक्रोज सिंथेसिस होता है। वहीं जहां इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन लो हो रहा है उस केस में स्टार्च का सिंथेसिस होता है साइटोसोल में। ओके, सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्टार्च सिंथेसिस। सो आशा करते हैं कि आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। आज हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको रेगुलेशन समझाने की कोशिश की है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड प्रीवियस सारे वीडियोस देखिएगा, आप स्टडी करिए, एंड अगर कोई भी दिक्कत हो रही है प्लीज़ मुझे बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ वेरी हैप्पी होली, प्ले सेफ, हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड स्टडी वेल, बी सेफ, बाय बाय।